वेनेजुएला पर अमेरिका की बड़े हमले के बाद क्या अब अगला नंबर ईरान का है? इजराइल के एक बड़े विपक्षी नेता का बयान आया जिसने ईरान की धड़कनें बढ़ा दी है। अभी ईरान खौफ में है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका के कब्जे में है। इस बीच इजराइल के विपक्षी नेता यायार लैपिड ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, बड़ी धमकी भी दी है। लैपिड ने कहा है इजराइल के विपक्षी नेता है, ईरान के शासन को मतलब खामनेई को देख लेना चाहिए कि वेनेजुएला में क्या हुआ है। जो वेनेजुएला में हुआ है वही आपके साथ भी यही होगा। खामनेई को उठा लेंगे, ऐसे धमकी दी जा रहे हैं इजराइल की तरफ। और ये साफ साफ कहा है कि गंभीर नतीजे होंगे, आप संभल जाइए। इस बयान के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या अगला नंबर ईरान का है? क्या अगला नंबर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामनेई का है? वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी अमेरिकी सेना के कब्जे में है। ये जानकर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को दी। तो इसी मुद्दे पर बड़ा सवाल है कि क्या अगला नंबर ईरान का है? इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, वो पूर्व पीएम भी रह चुके हैं, यायार लैपिड, और उन्होंने एक बयान ऐसा दिया जिससे हड़कंप मच गया ईरान में। ईरान के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनमें खौफ है क्या अगर ये रिहर्सल था जो वेनेजुएला में हुआ, 1 घंटे में वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया, क्या खामनेई को भी 1 घंटे में उठा लेंगे? क्या उसी रणनीति पर काम चल रहा है? इतना बड़ा तेल भंडार संसाधन, नेचुरल संसाधन पर कब्जा कर लिया 1-2 घंटे के अंदर ही। क्या ऐसा ईरान के साथ भी होगा? अगर ईरान के साथ होगा तो इसका भारत पर क्या असर होगा, पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं दीपांशु। बताइए, जिस तरीके से धमकी दी जा रही है अब इस वेनेजुएला के हमले के बाद, जो इजराइल अब धमकी दे रहा है लगातार कि अगला नंबर अब खामनेई तुम्हारा है, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ईरान में हालिया जो एक तरह से हालात पैदा हुए हैं वो भी चिंताजनक हैं। एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक उस एक जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से खामेनेई के खिलाफ, जो अब तक कभी आवाज़ नहीं उठती थी, सड़कों पे कोई आवाज़ नहीं करता था, उठाता नहीं था आवाज़ उनके खिलाफ में, कोई बयानबाजी तक नहीं होती थी। आज सड़कों पर ईरान की जनता तैनात है, वो प्रदर्शन कर रही है, वो खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रही है। मतलब विद्रोह की जो एक तरह से सुगबुगाहट है वो उठनी शुरू हो चुकी है ईरान के अंदर। और यहाँ पर ट्रंप का जिस तरह से बयान सामने आया था हाल में कि अगर ईरान के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो ईरान में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी बंदूक एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, तो अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करेगा। हम लोग दीपांशु यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इजराइल को तो मौका मिल चुका है एकदम ईरान के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए, क्योंकि ईरान के खिलाफ वो पहले से ही अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला हुआ, रातों रात वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, अब जो वहाँ के विपक्षी नेता के ये जो बयान आया इजराइल के, जब खुद गंभीर आंतरिक संकट में घिरा हुआ ईरान जूझ रहा है, महंगाई से वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हालात बद से बदतर हो गया। यही हाल वेनेजुएला का वहाँ के भी आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पिछले 7 दिनों से ईरान के कई शहरों में, आप खुद ही बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। और ये जो शासन है खामनेई, वो खुद मतलब खौफ में है कि अगर अमेरिका ने कह दिया है कि अगर आपने वहाँ की प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की तो वही हश्र होगा जो वेनेजुएला के मादुरो का हुआ है। क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि जो वेनेजुएला की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पे वेनेजुएला एक बहुत ताकतवर था। और वहाँ पे संसाधन अगर हम देख ले, तेल की बात कर ले, कोयला की बात कर ले, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं, उसका भंडार था, उसका एक तरह से अकूच ताकत थी उसके पास, जिस पर नजरें गड़ाई हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और वही अगर हम ईरान में भी देख ले तो ईरान जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने तो पिछले साल जिस तरह से अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए अपने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर दावा किया था कि हमने हमला किया है, ब्लास्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है,
तो ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि अमेरिका एक बार फिर एक्शन ले सकता है। और जिस तरह से बयानबाजी आई है, इजराइल एक तरह से उस पोजीशन में पहुंच चुका है कि वेट एंड वॉच, मतलब उसको बस वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि उसको सब चीज़ दिख रहा है कि उसका दुश्मन अब अमेरिका के निशाने पे, अमेरिका के रडार पर है। क्योंकि ईरान में भी तेल का भंडार है, हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो खामेनेई जो शासन है वो अपनी जिस तरह से जड़ें अपनी पैनी करके बैठाए हुए हैं, अमेरिका नहीं चाहता है कि वो उसकी जड़ें और मजबूत हो, उसको बेदखल करने की पूरी से पूरी कोशिश है। और यही हमें अब देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, वो प्रदर्शन एक तरह से आवाज है उन लोगों की जो क्रांति का बिगुल बोना चाहते हैं। दीपांशु, ये बताइए कि जिस तरीके से ऑपरेशन चला वेनेजुएला में, ये तो साफ साफ लग रहा है कि ईरान को टारगेट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस हमले के बाद ईरान को जिस तरीके से टारगेट करना है, ट्रंप को और नेतन्याहू, दो देश मिलकर जब टारगेट करेंगे तो मुझे लगता है कहीं नहीं ईरान रुक पाएगा। और एक चीज़ मैं और बात करना चाहता हूँ कि ये वेनेजुएला के साथ कौन कौन देश खड़ा था? चीन खड़ा था, रूस खड़ा था, ईरान खड़ा था, लेकिन बचाने कौन आया? कोई भी नहीं। आज वेनेजुएला अकेला पड़ा है। उस देश पर अकेले अमेरिका की सत्ता है, काबिज हो चुका है, वहाँ के पूरे संसाधन पर वहाँ पे कब्जा हो चुका है। इसलिए ईरान को समझना होगा, आपसे दोस्ती सिर्फ आर्थिक रूप से दोस्ती की जा रही है ईरान के साथ। कोई भी आपके खिलाफ, आपके साथ में युद्ध करने सामने नहीं आएगा। आपको खुद ही, आप न्यूक्लियर पावर हो भी नहीं, अगर अमेरिका और इजराइल आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमें मिडिल ईस्ट में देखना चाहिए कि सऊदी अरब कभी उसका झुकाव अमेरिका की तरफ है, यूएई में तो सबसे बड़ा एयरबेस अमेरिका का, और बाकी जो मिडिल ईस्ट के जो छोटे छोटे देश हैं उनमें भी अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। इराक में भी अगर हम देखें, एक तरह से उसकी कठपुतली की सरकार अमेरिका की चलती है। तो ऐसे कई देश हैं, तो ईरान को समझना चाहिए, हर जगह तो अमेरिका की है। ईरान को समझना चाहिए कि वो बहुत बड़ी ताकत से जो है लड़ाई कर रहा है, तरह से चारों तरफ से इजराइल और अमेरिका के सैनिकों से घिरा हुआ है, चुंगल से। वो कभी भी हमला हो सकता है। और ये देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में, ये 2026 जो हम बात कर रहे थे कि युद्ध का वक्त नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से देश पर कब्जा हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी। अब इसी पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद बार बार उनके फैसलों में ये झलकता रहा है कि वह एक बिजनेसमैन है। उनकी नीतियाँ पूरे अर्थव्यवस्था पर निर्धारित है। वही चीज़ उन्होंने भारत के साथ किया, वही चीज़ वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की जो नीतियां हैं वो व्यापार, मुनाफा और संसाधनों पर पकड़ सबसे ऊपर रही। और इसी कड़ी में अब वेनेजुएला को भी ट्रंप को इसी सोच का शिकार माना जा रहा है, इसी सोच का शिकार। और हम अगर अमेरिकी सख्ती और सैन्य कार्रवाई के पीछे वेनेजुएला के विशाल प्राकृतिक संसाधन एक बड़ी वजह है। इसी में कुछ थोड़ा सी मैं बातचीत करेंगे हम लोग। तेल एक सबसे बड़ा खजाना था वेनेजुएला के पास। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला के करीब 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। और मामले में वेनेजुएला पहले और सऊदी अरब के दूसरे नंबर पर आता है, 267 अरब बैरल। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर ईरान। अमेरिका की नज़र काफ़ी लंबे वक्त से, मतलब दशकों से वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधन पर नज़र थी, और यही नज़र उसकी ईरान पर है। ईरान पर बोलिए, बात आगे बढ़ाइए। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप का जो बिजनेस मॉडल है वो हमने गाजा में भी देखने को मिला कि किस तरह से गाजा में भी उन्होंने एक तरह से तबाही देखी और उस आपदा को उन्होंने अवसर में बुलाने की ऐसे कोशिश की कि एक ऐसा मॉडल पेश किया कि मैं गाजा में स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। वो स्मार्ट सिटी का पूरा सपना जो ख्वाब देख रहे हैं, मुनाफा किसको एट लास्ट किसको जा रहा है? निवेश अमेरिका की तरफ से किया जाएगा और मुनाफा कौन कमाएगा? अमेरिका ही। मतलब चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। और यही चीज़ हमें वेनेजुएला के केस में भी देखने को मिली है कि किस तरह से वहाँ की जो एक तरह से जो वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया गया है और वहाँ पर एक तरह से हमले कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट किडनैप किया राष्ट्रपति को और ऐसे आरोप लगाए, और वो पूरा जीवन अमेरिकी जेल में बिताएंगे और हालात पैदा कर दिए। और हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं वेनेजुएला पे कि वहाँ ड्रग्स माफिया का एक तरह से बहुत बड़ा सिंडिकेट है, वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई होती है। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी प्रवासी हैं जो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ये सब जो ऊपरी तौर से एक तरह से दावे हैं, कारण है, बहाने हैं। लेकिन असली सच्चाई यही है कि तेल, जितनी भी प्राकृतिक संसाधन है जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें अटकी हुई थी, वो उन्होंने अपने उनको हम नजर डाल लेते कि सिर्फ तेल ही नहीं है, वेनेजुएला के पास कोयला का विशाल भंडार है। 10 अरब टन से भी ज्यादा कोयला का भंडार है, 10 अरब से ज्यादा।
अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील के बाद तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। लोहा और बॉक्साइट की ताकत है वेनेजुएला के पास। वेनेजुएला के पास 4.1 अरब टन हाई क्वालिटी के लोहा भंडार है। जिस देश के पास लोहा है, कोयला है, उस देश पर तो कब्जा करेंगे। सोना का विशाल भंडार है जी। इसलिए हम आज डिस्कशन कर रहे हैं सोना का विशाल भंडार। वेनेजुएला के माइनिंग आर्क क्षेत्र में सोने का विशाल भंडार बताया गया। सरकारी दावे, जो वहाँ के सरकारी दावे बताए, 8,000 टन से अधिक सोना मौजूद है। लैटिन अमेरिका के इस देश में सोने की चिड़िया है, उस पर सीधा सीधा कब्जा कर लिया अमेरिका ने। बिजनेस नजरिए से देखा जाए तो विशेषज्ञों का मानना है, लोग कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला को केवल राजनीतिक संकट के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े व्यापारिक मौके के रूप में देख रहा है। तेल, सोना, खनिज संसाधन से भरपूर वेनेजुएला ट्रंप की बिजनेस फर्स्ट नीति में फिट बैठता है। आप सोचिए, इतने संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसका बिजनेस, अर्थव्यवस्था, उनका टारगेट यही है। और यही टारगेट ईरान के साथ है। हम लोग लाख बातचीत कर रहे हैं, यही टारगेट वो हिंदुस्तान के साथ कह रहा है। हिंदुस्तान को भी कह रहा है कि आप रूस से तेल लेना बंद करें, आप हमसे तेल लीजिए, आप सारा बिजनेस हमसे कीजिए। यही चीज़ वो ईरान के साथ कर रहा है। अगर ईरान के साथ, अगर ये हालात ऐसी ईरान के साथ भी रहा, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा तेल ईरान से आता है, अगर ईरान पर कब्जा हो जाता है अमेरिका का, तो समझ लीजिए हमें क्योंकि हमारा 80% जो तेल आता है वो आयात करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ाइए, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ईरान पर एक दूसरे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो खामेनेई है, जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि हम भी चुप रहने वाले नहीं हैं, हम भी शांत नहीं बैठेंगे, हम भी पत्थर का जवाब ईंट से देने के लिए तैयार हैं। तो ये सब जो भड़काऊ बयान है, इससे हालात और ख़राब होंगे। मिडल ईस्ट में एक तरह से अमेरिका की दखलंदाजी जो इतने बड़े लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ चुकी है, वो और बढ़ जाएगी। और आने वाले वक्त में ऐसे अंदेशाएं जताई जा रही हैं और जिस तरह से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में खामेनेई का भी तख्तापलट हो सकता है। वहाँ पर भी एक तरह से अमेरिका की कठपुतली, जो अमेरिका बहुत दशकों से चाहता आ रहा है कि ईरान में उसकी कठपुतली की सरकार बन जाए, ताकि जो एक तरह से न्यूक्लियर पावर का जो एक तरह से बात होती रहती है, हमेशा खबरें आती रहती हैं कि वो ईरान बनाने बहुत जल्दी, बहुत करीब बना सकता है, बहुत जल्दी बनाने के करीब है, वो सब पे विराम लग जाए और उसका कंट्रोल हो जाए। भारत के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल आयात करता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत वहाँ से तेल नहीं खरीद पा रहा था। अब जब वहाँ अमेरिका समर्थित व्यवस्था आएगी तो प्रतिबंध हटेंगे। भारत को रूस की तरह वेनेजुएला से भी भारी डिस्काउंट पर तेल मिल सकता है, ऐसी बात कर रहे हैं। अगर वेनेजुएला का तेल बड़ी मात्रा में भारतीय रिफाइनरियों में आने लगेगा तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती भी हो सकती है और ओएनजीसी को भी इसमें फ़ायदा होगा। भारत की जो बाकी जो कंपनियां हैं उसको भी, काफ़ी रिफाइनरी कंपनियां, उसको फ़ायदा होगा। जो वेनेजुएला के भारी और गाढ़े तेल जो हैं, जो कि हैं वो दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं, वहाँ के जो तेल हैं, प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला से जो तेल लेना बंद कर दिया गया था, हो सकता है कि वो खुल जाए। कल किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। फिलहाल वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क।